टीचर्स वीक का आज है हमारा दूसरा दिन और आज जी बिजनेस गुरुकुल में लगने वाली है इकोनॉमी की क्लास। तो कवर कस के तैयार हो जाइए क्योंकि आज जो कुछ भी आप सीखने वाले हैं उसका एक एक मंत्र आपको सोचने समझने और फैसले लेने की क्षमता को कई गुना बढ़ा देगा। और गुरुकुल की इस खास कड़ी में आज हमारे साथ दिग्गज इकोनॉमी गुरु अतुल जोशी साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। तो चलिए करते हैं शुरुआत जी बिजनेस गुरुकुल की। वैसे तो आप अच्छे से जानते पहचानते हैं, फिर भी मेरी जिम्मेदारी कि मैं एक फॉर्मल अच्छे से परिचय अतुल जोशी साहब का आपके सामने रख दूं। ओएस्टर कैपिटल मैनेजमेंट के आप फाउंडर हैं, सीईओ हैं और साथ ही इकोनॉमिक पॉलिसी के मामले में बड़े दिग्गज विशेषज्ञों में आपको माना जाना जाता है क्योंककि बैंकिंग सेक्टर का जोशी साहब को 30 साल से ज़्यादा लंबा गहरा अनुभव है। और हाल ही में आपने फिच रेटिंग्स के एमडी सीईओ के पद पर काम किया है, श्रीलंका और भारत के ऑपरेशन संभाले हैं और फिर से पहले आईसीआईसीआई बैंक, आईएनजी वाईसीआई बैंक जैसे दिग्गज बैंक्स में काम करने का लंबा गहरा अनुभव आपका रहा है। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं पेशे से और ऑल इंडिया रैंक में 12th नंबर पर भी रहे हैं, यानी कि रैंक किस चार्टर्ड अकाउंटेंट होना आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी बात है। और बॉम्बे यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन नहीं डबल ग्रेजुएशन किया है और साथ ही बैंकिंग इकोनॉमी तो अपनी जगह ही है, जनरल लॉ में भी बैचलर्स की डिग्री हासिल की है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपको। इस पढ़ाई का कुछ छोड़ा है आपने? कोई ऐसा कुछ छोड़ दिया ऐसा कुछ रह गया बाकी में कि ये भी मुझे और पढ़ना है जो मैंने नहीं पढ़ा? आप मतलब आपकी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और वो तो सब छोड़ दीजिए, इनसे ही लगता है कि सर आप वाकई में नहीं वो तो ऊपर वाले की इकोनॉमी के गुरु हैं। तो आज सर हमारा इरादा ये है कि ये सब इकोनॉमी के जो नंबर होते हैं ना, जीडीपी, आईआईपी, इन्फ्लेशन, फिस्कल डेफिसिट और क्या क्या नहीं, इन नंबर्स को लेकर लोगों को बड़ा डर लगता है। एक तो इतने लाख करोड़ में होते हैं, हाँ जी, है ना, कि भाई कितने जीरो लगने कितने नहीं लगने, किसका क्या मतलब है। और बहुत सारे लोग तो मतलब भैया हमारे काम का नहीं, हमसे ना हो पाएगा। तो हम ये चाहते हैं कि आज हमारे दर्शकों के लिए आप थोड़ी सी इकोनॉमी के आंकड़ों को, इकोनॉमी के जो भी जार्गन्स हैं, ये सारे जो नाम हैं, इनको थोड़ा आसानी से समझाएं और ये बताएं कि इन आंकड़ों में कैसे देखना है, क्या देखना है। ठीक है, क्योंकि ये भी नहीं पता होता किसको देखना है किसको छोड़ना है, राइट। तो ये हमारा आज का पर्पस है। तो सबसे पहले तो सर ये समझाएं कि इकोनॉमी को समझने का, ओवरऑल इकोनॉमी को समझने का क्या आसान तरीका है, क्या कुछ इंपॉर्टेंट है जिसे हमें देखना चाहिए। देखिए सबसे प्रथम तो यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो मेरे अंदर है वही ब्रह्मांड में है, राइट। तो जो मैं एज एन इंडिविजुअल, एज ए व्यक्ति, मेरे लिए जो सच है वही इकोनॉमी के लिए सच है। क्या बात, ये सबसे प्रथम चीज़ है। तो मैं अगर अपने आप को समझूं, मैं अपने आप की एनालिसिस करूं, तो वही मेरी इकोनॉमी की एनालिसिस हो जाएगी। बहुत ही सिंपल है, क्या बात, कॉमन लॉजिक है और कुछ इसमें ज़्यादा आंकड़ों की जाल में फंसना नहीं है, वो माया है। तो माया जाल में नहीं फंसना और अच्छे से एकदम सिंपल से सीखना हो तो मेरे ख्याल से सबसे पहले हमें इंडिविजुअल्स को अगर लेते हैं तो व्यक्तिगत जो इनकम है उसके बारे में बात करनी चाहिए। तो अगर किसी व्यक्ति की आय बढ़ती है, इनकम बढ़ती है, तो वो टैक्स ज़्यादा भरेगा, करेक्ट। दूसरी चीज़ वो खर्चा ज़्यादा करेगा। तो हमें सबसे पहले जाके उसकी इनकम टैक्स कितनी रिकवरी हुई है कंट्री लेवल पे, अच्छा, वो देख लेते हैं। तो उसमें अगर हम देखें कि 24-25 और 25-26 ये सारे आंकड़े, जितने भी आंकड़े मैं बताने जा रहा हूँ, काफ़ी सारे आंकड़े आपको इंटरनेट के ऊपर कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स CGA.nic.in पे मिल जाते हैं और बहुत ही डिटेल में मिलते हैं। तो बहुत ही आसान तरीका है। अगर हम इंडिविजुअल्स का अगर देखें तो 24-25 में जो हमारी इनकम टैक्स कलेक्ट हुआ था इंडिविजुअल से, उससे 25-26 में 10% कम हुआ है। तो इसका मतलब क्या है? क्या लोगों की इनकम घट गई? नहीं, ये साल 12 लाख जो इनकम एग्जेम्पशन दिया गया है उसकी इफेक्ट से ये कलेक्शन कम हुआ है। ओह इंटरेस्टिंग। ये इसको नॉइज कहते हैं, डेटा के अगल बगल में नॉइज होता है, इसको हमको डिस्काउंट करना है। और इसका हमारा जो पिक्चर है वो आगे चल के पिछले 3-4-5 महीनों में क्लियर हो जाएगा। दूसरे तरीके से अगर हम देखें तो ये भी हो सकता है कि गए साल 24-25 में मार्केट्स काफी ऊपर थी, तो काफी सारा कैपिटल गेन्स वगैरह की इनकम थी जो ये साल इतनी शायद नहीं आई हो।
इसलिए मैंने कहा 3-4 महीने हमें और वेट करना है। लेकिन ये आंकड़ा बहुत ज़रूरी है समझने के लिए कि हमारा कंजम्पशन, खास करके अर्बन कंजम्पशन किस तरफ जा रहा है। तो इनकम टैक्स के नंबर्स आप अगर देख लेंगे तो आपको काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा। अब आते हैं सर इंडस्ट्री के नंबर पे। हमें ये बताया जाता है कि इंडस्ट्री के सारे अलग अलग नंबर्स हैं, वो देखो, लेकिन आप कहते हैं कि 8 कोर इंडस्ट्री है हाँ जी, जिनके नंबर्स इंपॉर्टेंट है। ये आंकड़े क्या बताते हैं? बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए, कॉर्पोरेट टैक्स, जैसे हमने इंडिविजुअल का टैक्स देखा है कि भाई इनकम बढ़ी तो टैक्स बढ़ा, वैसे ही कॉर्पोरेट्स का है। कॉर्पोरेट की इनकम बढ़ी, उनका सेल्स बढ़ा, करेक्ट, तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी तो टैक्स बढ़ा। तो सबसे पहले उसके टैक्स को पकड़ो, कॉर्पोरेट के टैक्स को पकड़ो। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये साल पिछले 4 महीनों में हमारा जो टैक्स कलेक्शन हुआ है कॉर्पोरेट से वो 7.5% कंपेयर टू लास्ट ईयर। ओके, और हमारी 7.5%। और हमारा जीडीपी ग्रोथ क्या है? 7.8% लेटेस्ट जो है। तो कनेक्ट हो गया बिल्कुल, अरे बिल्कुल, हाँ, आसान, टैली हो गया। हाँ, टैली हो गया। तो बहुत ही आसान तरीका है। तो अभी क्वेश्चन ये आता है कि कॉर्पोरेट्स में कौन से सेक्टर, किस सेक्टर ने वो पैसा कमाया। ऐसा नहीं कि सारी इंडस्ट्री अच्छी, हाँ, नहीं कमा। तो इसके लिए सबसे पहले हम 8 कोर इंडस्ट्रीज को देखते हैं। और आप सिर्फ गूगल कर दीजिए कि 8 कोर इंडस्ट्री ये महीने का हमारा ग्रोथ रेट क्या है, तो आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। अच्छा, मंथ ऑन मंथ भी मिल जाएगी, ईयर ऑन ईयर भी मिल जाएगी, पूरा आपको एक ट्रेंड एनालिसिस मिल जाएगा। तो इसमें अगर हम देखें कि अप्रैल से लेके जुलाई तक इसमें जो 8 इंडस्ट्री है उसमें कोल है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, नेचुरल गैस है, फर्टिलाइजर, सीमेंट, स्टील और इलेक्ट्रिसिटी है। तो कोल का अगर हम देखें जो माइनिंग सेक्टर में आता है, तो उसका अप्रैल से जुलाई तक का जो परफॉर्मेंस रहा है वो -3.1% रहा है। जीडीपी में क्या रहा माइनिंग का? -3.3। तो आपने टैली हो गया, फिर से टैली हो गया। वैसे अगर हम देखें कि सीमेंट और स्टील जो है वो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं पिछले 12 महीनों से, लगभग 9% के आसपास का उसका ग्रोथ रेट है सीमेंट और स्टील का। इसको आप कनेक्ट कर दीजिए शेयर मार्केट से, देख लीजिए उनकी प्राइजेस में क्या हो रहा है। तो सीमेंट और स्टील अच्छा कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी अगर मैं देखूं 8 कोर इंडस्ट्री में, तो उसका परफॉर्मेंस रहा है -0.9% और जीडीपी के आंकड़े में आया 0.7-। बिल्कुल वो भी कनेक्ट हो गया। आप मंथ ऑन मंथ देखते जाएंगे तो आपको अपने आप कुछ वर्कआउट नहीं करना है, ना कोई कैलकुलेटर लेना है, ना कुछ देना है, अपने आप सारा फिगर वहां पे लिखा हुआ है। तो आपको आईआईपी ये 8 कोर इंडस्ट्रीज का समझ में आ गया। 8 कोर इंडस्ट्रीज 40% है पूरे मैन्युफैक्चरिंग का, 40%, तो बाकी का 60% कहाँ गया? तो वो हम आईआईपी में देखते हैं। हाँ, तो आईआईपी का भी समझाइए, क्योंकि जनरली तो आंकड़े तो आईआईपी के फ्लैश होते हैं हर वक्त। हाँ जी। आईआईपी के आंकड़े इतने, आईआईपी के उतने, तो उसको कैसे देखें? देखिए, जो 8 इंडस्ट्री आ गई उसको हम एक साइड में कर दें। राइट। अब जो बच गए वो 32 इंडस्ट्रीज है। अच्छा, वो गवर्नमेंट का क्लासिफिकेशन है, 32 इंडस्ट्रीज। हर एक इंडस्ट्री का हर एक महीने का जो ग्रोथ का आंकड़ा है, पॉजिटिव या नेगेटिव, वो गवर्नमेंट आईआईपी के आंकड़े में डाल देती है। ठीक है। तो अगर आपने 8 कोर इंडस्ट्रीज को देखा, आईआईपी को देखा, तो आपको हर एक इंडस्ट्री के बारे में कहाँ पर ग्रोथ हो रही है, कहाँ पर नहीं हो रही है, वो डिटेल में मंथ ऑन मंथ आपको मालूम पड़ेगा। और यही चीज़ अगर आप देखें तो वो मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी में आ जाती है। करेक्ट। आईआईपी मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी के साथ कनेक्टेड है, तो वहाँ के टेबल्स तैयार हैं। आईआईपी का प्रेस रिलीज आता है, स्टेटमेंट नंबर 2 आप खोलिए, आपको सब इंडस्ट्री का पता चल जाएगा कि कौन से, जैसे मैंने कहा कि कोर इंडस्ट्री में स्टील सीमेंट अच्छा चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी वीक चल रही है, फर्टिलाइजर वीक चल रहा है, कोल जो माइनिंग है वो भी नेगेटिव चल रहा है। तो वहाँ पर अगर हम देखें तो टेक्सटाइल नेगेटिव है आईआईपी में, लेकिन वेयरिंग अपैरल्स जो तैयार कपड़े बन रहे हैं वो पॉजिटिव में 4% पॉजिटिव है। तो आप उसको फिर से मार्केट से कनेक्ट करिए। करेक्ट, ठीक तो बात है। एक बार एक आप सारा कुछ डेटा तैयार है, आपको कहीं कॉम्प्लेक्स कुछ करने की जरूरत नहीं, बहुत ही आसान तरीके से आईआईपी से आपको मालूम पड़ जाता है। लेकिन जी जी जी, ये मान लीजिए कि मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा जो परसेंटेज है वो आईआईपी के थ्रू मालूम पड़ता है, बाकी का थोड़ा जो है वो हमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे देखना पड़ता है। 40% तो आपका 8 कोर इंडस्ट्रीज हो गया, 60% आपके आईआईपी आंकड़े हो गए, और दोनों मिला के देखेंगे तो अपने समझ में आ जाएगा कि हालत कैसी है इंडस्ट्री की, मैन्युफैक्चरिंग की हालत कैसी है। लेकिन जैसा आपने कहा इंपोर्ट एक्सपोर्ट, हाँ जी, अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा फॉरेक्स रिजर्व कितने इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें, ये आंकड़े किस तरह से देखे जाने चाहिए और इनसे क्या संकेत मिलते हैं? देखिए 2 चीज़ें देखनी चाहिए।
एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो होता है उसको कहते हैं या तो गुड्स का होता है या सर्विसेज का होता है। Right. गुड्स का है उसको मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट कहते हैं कि जैसे हमने पेट्रोलियम बेचा, डायमंड बेचा, केमिकल्स बेचा, टेक्सटाइल बेचा और कोई चीज़ें स्टील, सीमेंट, कार जो भी हमने बेचा वो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट होता है। और दूसरा होता है सर्विसेज, जैसे हमने आईटी सर्विसेज प्रोवाइड की। तो इसको दोनों तरीके से देखना चाहिए क्योंकि जो गुड्स वाला है, जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है, वो ग्लोबल इकोनॉमी में कहाँ पर डिमांड है उसके ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट रहता है। तो अगर हम देखें आंकड़े अप्रैल से लेके जुलाई तक के, तो लगभग मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट जो है वो 3% से बढ़ा है, लेकिन उसकी ट्रेंड नेगेटिव है। अच्छा, तो अप्रैल में ऊपर था, मई में नीचे आया, जून में और नीचे आ गया, मतलब कम हो रहा है धीमे धीमे। कम हो रहा है। तो इसका कारण यह है कि ग्लोबल इकोनॉमी स्लो डाउन की तरफ जा रही है, खास करके हमारा जो एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है यूरोप, यूएस, वहाँ पे स्लो डाउन है। या तो ये हो सकता है कि हमसे कोई ज़्यादा सस्ता एक्सपोर्ट कर रहा हो कोई दूसरा देश, या फिर नहीं, वो कंजप्शन वो मुश्किल होता नहीं, है। वो मुश्किल है। वो मुश्किल है। ये टैरिफ की इम्पैक्ट नहीं है, ये टैरिफ की, ये प्योर डिमांड स्लो डाउन है, ये स्लो डाउन है। तो इसकी वजह से थोड़ा कम हो रहा है। सर्विसेज एक्सपोर्ट अगर हम देखें तो वो 10% से बढ़ा है। अच्छा, हाँ, 10% से बढ़ा है अप्रैल से जून में। और आप देखिए जीडीपी का आंकड़ा क्या कह रहा है, अप्रैल से जून बढ़ गया है 8.8%। हाँ। जो सर्विसेज जीडीपी बढ़ा है वो 8.8% से बढ़ा है, और आपको वो आंकड़ा हर महीने मिल रहा है जहाँ पे 10% दिख रहा है। तो ओवरऑल आप कनेक्ट कर पाए वापस 10%, 8.8%, तो मोटा मोटी आप कनेक्ट कर पाते हैं कि अगर आप एक्सपोर्ट के आंकड़े देखते हैं तो आपको सर्विसेज जीडीपी भी मालूम पड़ जाएगा। तो सर इसमें ये समझिए कि जैसे एक्सपोर्ट में आपने कहा दोनों तरह है, गुड्स यानी कि मर्चेंडाइज और दूसरा सर्विसेज। हमारे लिए क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? दोनों का रेशियो परसेंटेज क्या है? कौन किस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए? दोनों इंपॉर्टेंट? दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, सर्विसेज एक्सपोर्ट जो है वो हमें एम्प्लॉयमेंट देता है, एम्प्लॉयमेंट हमको कंजम्पशन देता है, हमारे लिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स लाता है। तो ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर्विसेज एक्सपोर्ट। सर्विसेज मतलब जैसे आईटी सर्विसेज वगैरह हो गया, मेजरली तो वही है, फाइनेंशियल सर्विसेज होगी, काफी सारी, वो सब। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग हमें मैन्युफैक्चरिंग बेस देता है, जो जिसकी जो रब ऑफ इफेक्ट कहते हैं ना, मान लीजिए कि मल्टीप्लाइड कार एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो कार मैन्युफैक्चरर्स हैं, ऑटो कंपोनेंट्स के मैन्युफैक्चर, वो सब की जो पूरी बैकएंड में, हाँ, वो हमारे लिए बेहतर है जितना। 1990s में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, 1990s में इंडिया और चाइना सेम लेवल पे थे। चाइना ने ये डिसाइड किया कि मैं मैन्युफैक्चरिंग में जाऊंगा, और हमने डिसाइड किया हम सर्विसेज में जाएंगे। तो इसकी वजह से हमारा सर्विसेज एक्सपोर्ट ज़्यादा है, चाइना का मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट ज़्यादा है। अब हम उल्टा मार रहे हैं, अब हम जा रहे हैं कि भाई मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट बढ़े, और चाइना ये कह रहा है कि हम सर्विसेज एक्सपोर्ट बढ़ाए। हाँ, मतलब इकोनॉमी का एक सिलेंडर आपका काम कर रहा है, दूसरा भी कर रहा है। तो बेसिकली हमने टीसीएस इन्फोसिस बनाने पे जोर कर दिया, हमारा आईटी इंडस्ट्री स्ट्रांग हो गया, मैन्युफैक्चरिंग थोड़ी कम रहेगी कंपैरेटिवली। हाँ जी, बिल्कुल, वो फोकस इंटरेस्टिंग, ये चीज़ समझ में आई। अब सर एक जनरली इस आंकड़े का बड़ा जिक्र होता है, कैपेक्स सरकार की तरफ से, सरकार कितना खर्चा कर रही है इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए। और बजट में भी हम देखते हैं आजकल कैपेक्स के आंकड़े की बड़ी इंपॉर्टेंस होगी। ओह, कैपेक्स कितना है, कैपेक्स 10 लाख करोड़, 11 लाख करोड़ जो भी है। सो जरा ये समझाइए इस आंकड़े की अहमियत क्या है, कैसे देखना है? तो लेट्स कनेक्ट इट बैक। हमने 8 कोर इंडस्ट्रीज में देखा कि क्या बढ़ा, स्टील बढ़ा, सीमेंट बढ़ा। करेक्ट। तो स्टील सीमेंट कहाँ होता है यूज? इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट, राइट। तो वो स्ट्रेट वे कनेक्ट हो जाता है आपका कैपेक्स के साथ। करेक्ट। कि गवर्नमेंट का जो कैपेक्स का आंकड़ा है वो हमें बहुत ही क्लोजली देखना चाहिए, क्योंकि आरबीआई भी कहती रहती है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ रहा है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट उसी इंडस्ट्री में बढ़ रहा है जहां गवर्नमेंट का कैपेक्स है। अच्छा, मतलब अगर सरकार खर्चा करी तो पीछे प्राइवेट सेक्टर भी कर रहा है, अलग से जाके नहीं कर रहा है। अलग से नहीं कर रहे, क्योंकि क्या हो रहा है कि जैसे कि मान लीजिए कि गवर्नमेंट ने आज से 5 साल पहले रेलवे में बहुत जोर लगाया था, वैगन्स थे, मेट्रो थे, काफी, तो उसकी जितनी भी इंडस्ट्रीज थी उसमें कैपेक्स बढ़ गया। हाँ, क्योंकि ऑर्डर तो मिलेंगे सरकार से, मिलेंगे सरकार से, हजारों करोड़ में ऑर्डर मिले, तो सबने अपनी कैपेसिटी बढ़ा दी, सबका प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो गया, और शेयर प्राइस भी आप देख लीजिए। आप कनेक्ट करिए डॉट, सीधा मार्केट पे आके रुक जाता है। अब गवर्नमेंट कहाँ एक्सपेंस कर रही है? अब गवर्नमेंट डिफेंस में कर रही है, तो आप डिफेंस के स्टॉक्स देख लीजिए, वहाँ पे कैपेसिटी बढ़ रही है। क्या बात है, मजा आ गया एकदम, आपने बिल्कुल जोड़ के बिल्कुल परफेक्ट। ये एक्चुअली यही हो रहा है, यही हो रहा है। आप अभी देख लीजिए, शिपिंग
हाँ। तो शिपिंग में बहुत सारा प्राइवेट कैपेक्स होगा, पोर्ट्स में होगा, और गवर्नमेंट जहां भी जिस भी सेक्टर में गवर्नमेंट कैपेक्स करती है उसी सेक्टर का कैपेक्स, प्राइवेट कैपेक्स बहुत ही तेजी से बढ़ता है। तो बेसिकली अगर मैं ये समझूं कि भाई जैसे सरकार है, सरकार को समझो उनको रोड्स हाईवेज बनाने, हाँ जी, ठीक है, सरकार बोले हम 25,000 करोड़ के रोड हाईवे बनाएंगे, हाँ जी, तो अब वो 25,000 करोड़ के टेंडर देंगी, हाँ जी, तो अब वो कोई बनाने वाला कॉन्ट्रैक्टर आएगा, सीमेंट आएगा, स्टील जो लेबर, सब कुछ आएगा। अच्छा, तो उससे जुड़े हुए अपने आप प्राइवेट सेक्टर वाले आके भाई हमको ऑर्डर चाहिए, हम कैपेक्स करेंगे। कैपेसिटी है, देखिए क्या हुआ है कि हमारी कैपेसिटी ऑलरेडी बिल्ड हो चुकी है, काफ़ी सारी अच्छी खासी कैपेसिटी बिल्ड हो चुकी है। जो प्रेजेंट लेवल पे जो भी हमारा रिक्वायरमेंट है, डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट है, उसको फुलफिल करने के लिए हमारे पास पूरी कैपेसिटी है मैन्युफैक्चरिंग से, चाहे वो टेक्सटाइल हो, अपैरल हो, केमिकल्स हो, कुछ भी हो। जब तक एक्सपोर्ट का डिमांड नहीं बढ़ेगा तब तक इंक्रीमेंटल वो इंडस्ट्री में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। गवर्नमेंट खर्चा करती है, सब चढ़ जाएंगे, जो भी इंडस्ट्री हो, गवर्नमेंट कहीं भी। अच्छा, हमें स्टेट गवर्नमेंट भी देखना चाहिए। अच्छा, हाँ जी, होता क्या है, अभी ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, 2010 तक जो सेंट्रल गवर्नमेंट का कैपेक्स था वो 35% था, स्टेट गवर्नमेंट जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट है उसका एग्रीगेट खर्चा 65% था। तो 35-65 के आसपास का वो रेशो चलता था। अभी उल्टा हो गया, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट 11 लाख करोड़, 11.25 लाख करोड़ कर रही है, और स्टेट गवर्नमेंट्स जितनी भी स्टेट 26-27 वो सबका मिला के 3.5 लाख करोड़ है। बस उल्टा हो गया। तो स्टेट के लिए भी ये ज़रूरी है कि वो भी थोड़ा कैपेक्स बढ़ाए। और हम एक जो चीज़ स्टेट में वो दिक्कत तो शायद वो फ्रीबीज की जाता है सब जगह, FRBM, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कि मुफ्त में ये देना है, मुफ्त में तो पैसे है कहाँ, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। तो इसकी वजह से क्या, लास्ट ईयर भी जो उनका बजट था स्टेट गवर्नमेंट्स का, हर एक का टोटल, उसमें लगभग 40,000 करोड़ कम खर्चा हुआ। हम सेंट्रल गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते रहते, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट में भी 3.5 लाख के सामने 3,10,000 करोड़ के आसपास का खर्चा हुआ है। तो उसको सपोर्ट देना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट कैपेक्स करेगी तो इंडस्ट्री और कैपेक्स, ये दोनों को अगर हम कनेक्ट करें तो हमें IIP भी समझ में आ जाएगा, 8 कोर इंडस्ट्री भी समझ में आ जाएगा, और गवर्नमेंट का कैपेक्स का जो है वो भी समझ में आ जाएगा। अब जो हर महीने GST के डेटा आते हैं, हाँ जी, हम देखते हैं इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, इस बार इतना, इसका क्या कनेक्शन है कैपेक्स के साथ में, इकोनॉमी के साथ में, ये समझेंगे। तो अगर हम देखें अप्रैल और मई 2025, तो दोनों में GST कलेक्शन 2 लाख करोड़ के ऊपर चला गया था। तो इसको हम कैसे समझे कि ये स्पाइक हर साल आता है? हर साल अप्रैल मई में क्यों आता है? अप्रैल मई में क्यों आता है? क्योंकि हर साल मार्च के महीने में गवर्नमेंट का कैपेक्स बहुत ही बड़ा होता है। अच्छा, जितना भी बजट बचा हुआ है जो पैसा सब इसी फाइनेंशियल ईयर में खर्च करो। और गवर्नमेंट बचाती है, उसके ऊपर भी हम आएंगे। गवर्नमेंट बचा के रखती है लास्ट महीने के लिए, क्योंकि वो एक ही खर्चा ऐसा है कि जो गवर्नमेंट को करना है तो करे, ना करना है तो ना करे, वो वॉल्यूंटरी है उनके हाथ में। बाकी का तो उनके, देखिए इंटरेस्ट है, सैलरी, वेजेस, पेंशन, ये सब में तो गवर्नमेंट ये नहीं कह सकती कि मैं नहीं दूंगा, उसको देना ही है। कैपेक्स ऐसा है, किया तो किया, नहीं किया तो नहीं किया, कोई सवाल पूछने वाला नहीं है। तो वो बचा के रखती है फिस्कल डेफिसिट के टारगेट को मीट करने के लिए। लगता है कि फिस्कल डेफिसिट मीट करना है तो इतनी मेरी हेडरूम है, वो मैं खर्चा कर दूंगा, तो बचा के रखते हैं। ये साल भी वही होना है। जैसे हमने देखा इंडिविजुअल टैक्स कम हुआ, करेक्ट, तो कैपेक्स कम होते दिखेगा। लेकिन मार्च 2025 में गवर्नमेंट ने 2,40,000 करोड़ का कैपेक्स किया। जैसे टैक्स आया लगा कि पैसे हैं, खर्च करो। 2,40,000 मार्च में किया, और अप्रैल में किया 1,60,000 करोड़। तो उसी की रब ऑफ इफेक्ट हमको, क्योंकि मार्च का कैपेक्स अप्रैल में हुआ, अप्रैल का खर्चा मई में GST में, तो दोनों में 2 लाख करोड़ हो गए। और यही हमको दिख रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी। करेक्ट। तो वैसे GST के जो आंकड़े हैं वो हम IIP और कैपेक्स दोनों को मिला के थोड़ा बहुत समझ में आ जाती है कि कहाँ पर ये खर्चा हो रहा है। सर, ये तो इंडस्ट्री यानी मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज सबकी बात कर ली, लेकिन देश में एक बड़ा हमारी इकोनॉमी में योगदान एग्रीकल्चर सेक्टर का है। हाँ जी, तो वहाँ पे कौन से इंपॉर्टेंट डेटा है जो देखने चाहिए और कैसे? हाँ जी, देखिए जो एग्रीकल्चर सेक्टर है तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि कितनी बुआई हुई, कितना सोइंग हुआ। तो उसके लिए गवर्नमेंट की बहुत अच्छी सी यंत्रणा है, हर 15 दिन में वो अपडेट करते रहते हैं। तो उसमें अगर हम देखें तो हर एक आइटम का, जैसे कि चावल है, गेहूं है, तुर दाल है, मूंग दाल है, हर एक जितने भी हमारे बाजरा, मेज, सब कुछ, हर एक चीज़ का कितना एरिया अंडर सोइंग है,
वो हमें अपडेट मिलती है। खास करके हमारी जो ये खरीफ सीज़न चालू होने वाली है, खरीफ सीज़न है, तो खरीफ सीज़न में मान लीजिए कि अगस्त की 20 तारीख तक कितना एरिया अंडर कल्टीवेशन है, हर एक चीज़ का वो हमें समझ में आती है। तो इसको हम थोड़ा एक्स्ट्रापोलेट कर लेते हैं कि भाई जहाँ पे बुआई ज़्यादा हुई है वहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो उसका भाव कंट्रोल में रहेगा, उसका भाव कंट्रोल में रहेगा तो CPI इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहेगा। जिस चीज़ की बुआई कम हुई है उसका प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा, भाव बढ़ेगा, या फिर उसकी इंपोर्ट होगी। अगर हम देखें, ट्रेंड देखें तो पिछले 4-5 साल में मोदी जी ने जो कहा कि डोमेस्टिकली पल्सेस उगाइए, तो हमारा पल्सेस का इंपोर्ट 78% कम हो चुका है। अच्छा, इतना फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है। तो आप सोइंग का डेटा देखिए, उससे आप थोड़ा एस्टिमेट कर पाएंगे कि इन्फ्लेशन कहाँ जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज़, सोइंग का एरिया बढ़ा, मान लीजिए वेदर सब ठीक ठाक है, तो आपकी जो पाक आएगा वो भी आपको अच्छा मिलेगा, आपका रूरल कंजम्पशन अच्छा हो जाता है। जो हमने रबी में देखा, RBI भी कहती रहती है रूरल कंजम्पशन बढ़ा, तो आप देखिए कि क्रॉप कितना आया, जितना क्रॉप ज़्यादा उतनी रूरल कंजम्पशन ज़्यादा, रूरल कंजम्पशन ज़्यादा उतनी रूरल इकोनॉमी स्ट्रांग हुई। तो ये सारे कनेक्टेड है, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई महान साइंस हमको कंफ्यूज, जो हमारे घर में देखते हैं वही। अच्छा सर, एक बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा थोड़ा मैं जल्दी से आपसे पूछना चाहता हूँ, फिस्कल डेफिसिट, वित्तीय घाटे का, क्योंकि हमारे मार्केट में ये इस नंबर की बड़ी चर्चाएं होती रहती है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे देखना है इसे? देखिए, वित्तीय घाटा जो है कि जैसे हमारे 100 रुपए की इनकम है तो उसमें खर्चा कहाँ कहाँ जा रहा है। करेक्ट। तो भारत की ये सिचुएशन है कि लगभग 82 रुपीज़ आउट ऑफ 100, मतलब 82 रुपये चले जाते हैं जो फिक्स्ड खर्चा है। ये तो जाना ही जाना है, जाना ही जाना है। उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारा इंटरेस्ट का है। हाँ? ब्याज 38 से 40% हमारी इनकम का वहाँ जा रहा है। क्या बात करें। और दूसरी तरफ से अगर हम देखें तो हमारी जो इंटरेस्ट पेमेंट है ये साल की 25-26 की लगभग 14 लाख करोड़ का बजट है, और हमारी नेट बोरोइंग कितनी है? 11-12 लाख करोड़ क्या? तो हमारी जितनी बोरोइंग है वो सिर्फ इंटरेस्ट देने में जा रही है। अच्छा, उधार लेके ब्याज ही भर रहे हैं? उधार लेके सिर्फ ब्याज भर रहे हैं। तो ये हमको एक डेट ट्रैप में फंसाते जा रहे हैं। तो हमें क्या करना है कि वो कैसे हमारी इनकम बढ़े, या तो इनकम बढ़े या खर्चा कम हो। हमारा तो फिर भी लिमिटेड, यूएस का तो यही प्रॉब्लम यही है कि इसी वजह से यूएस की इकोनॉमी की हालत खराब है। यूएस में क्या है सर कि यूएस में थोड़े स्मार्ट इकोनॉमिस्ट बैठे हैं, उन्होंने क्या किया, 10 साल तक अपना इंटरेस्ट रेट 0 कर दिया। तो ब्याज देना ही नहीं पड़ा। ब्याज देना नहीं पड़ा, इसकी वजह से वो जिंदा है, नहीं तो आज वो दिवाला हो जाते। समझ गया। और ये मैं कई बार RBI की पॉलिसी में भी कहा हूं कि एक फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी RBI की होनी चाहिए कि इंटरेस्ट कौन, वो तो ट्रेजरर है गवर्नमेंट का। करेक्ट। तो इंटरेस्ट भरने की जवाबदारी किसकी है? RBI की है। तो RBI CPI के साथ साथ फिस्कल को भी थोड़ा देखे। इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा तो हम इंटरेस्ट सर्विसिंग आसानी से कर पाएंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, बिल्कुल, बहुत इंटरेस्टिंग। सर, एक आखिरी सवाल, बहुत ही पर्सनल वाला है। हाँ जी सर, रैंकिस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट ये इकोनॉमी में कहाँ, मतलब कैसे ऐसा इंटरेस्ट आ गया? हम तो मतलब उतनी पढ़ते थे कि जितना पास होने के लिए ज़रूरी है। हाँ जी। नहीं, ये ऐसा हुआ कि जब मैं फिच में था, फिच रेटिंग्स में था, तो हमारे जो चीफ इकोनॉमिस्ट थे वो एक बार कह दिए कि आपको बोलना है, कंपनी को आपको रिप्रेजेंट करना है, तो आपको इकोनॉमी, इंडस्ट्री, हर एक चीज़ पे बोलना है। तो बस तब से चालू हो गया, तो वो जॉब को लेते हुए सीखना पड़ा। सर, आप तो हर पॉलिसी पे, बजट पे हमारे साथ होते ही हैं, और इतने बड़ी बड़ी इकोनॉमी की चीज़ों को आपने इतना आसानी से, अभी मतलब ऐसा हमारे दर्शकों को जरूर ये फील हो रहा है कि इकोनॉमी को समझना इतना मुश्किल काम नहीं है। बिल्कुल, बस ये कि समझाने के लिए आपके पास गुरु सही होना चाहिए, तो जो अतुल जोशी साहब ने करके दिया है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। इस खास शो में आप आए और हमारे दर्शकों को इकोनॉमी के बारे में बहुत अच्छे से बताया, समझाया भी। चलिए, इस खास शो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।